हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और ये जो सीरीज चल रही है आपके आगामी एग्ज़ाम जितने भी होने वाले हैं हिंदी क्षेत्र से, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी द्वारा भी दिसंबर में जो 7 से 10 तारीख तक आपका एग्ज़ाम होना है टीजीटी और पीजीटी का और 6 to 8 का, तो हिंदी के जितने भी एस्पिरेंट हैं ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न काफ़ी बनने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई जन बोल रहे थे कि ये सरल क्वेश्चन है। ये सरल क्वेश्चन नहीं है भाई, क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ से प्रश्न आपके बनने ही वाले हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो जीआईसी या प्रवक्ता या यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं, मैं वही करवा रही हूँ। और यहाँ से ही प्रश्न आपका बनने वाला हो, चाहे लेवल कुछ और हो। हर एग्ज़ाम का लेवल अपना अपना होता है। और चाहे वो आपका अगर यूजीसी नेट का पेपर देखें तो वहाँ का आपका जो लेवल है वो डिफरेंट रहता है। वही टीजीटी और पीजीटी का जो लेवल रहता है वो बीए और एमए स्तर का होता है। जैसा कि आपके सिलेबस में जो बीपीएससी वाला सिलेबस आपका जारी किया गया है, उसमें आपका साफ मेंशन है कि आपका जो लेवल रहेगा वो आपके योग्यता के अनुसार रहेगा। बाकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको उसी तरह का तैयारी करना है, ठीक है। और ये जो प्रश्न है यहाँ से आपके प्रश्न बहुत ही यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से जो चाहे वो कोई भी विधा हो, जितने भी मैंने अभी तक वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें। और इसके बाद जो मैं सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ वो इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं जितने भी विधा करवा चुकी हूँ, निबंध हो, उपन्यास हो, कहानी हो, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, जितने भी हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा, जितने भी मैंने अभी तक करवाए हैं, तो आप सारे देख लें, क्योंकि प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। और सारे जो 4th ऑप्शन के साथ देखा है तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिर्फ आंसर नहीं करके जाते हैं, इसके साथ हम लोग उसका सॉल्व भी देखते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस दृष्टिकोण से। और ये जैसे ही ख़त्म होगा वैसे मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें जितनी भी विधाएं हैं हिंदी साहित्य से या फिर काव्य शास्त्र से, भारतीय और पाश्चात्य दोनों से मैं कराने वाली हूँ। तो बने रहें मेरे साथ बिल्कुल भी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इसका सही उपयोग कर सकें सही टाइम पे। तो चलिए बने रहें मेरे साथ। आज जो मैं कराने वाली हूँ वो अन्य विधाएं जो होते हैं वहाँ से मैं प्रश्न लेकर आई हूँ। संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, जितने भी अन्य विधाएं हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं। देखेंगे प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बनते किस तरह हैं, तो वो देखना है हम लोगों को, ठीक है। चाहे आपका यहाँ से प्रश्न बने या ना बने, लेकिन प्रैक्टिस आपका हो रहा है। और जो संस्मरण है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बन चुके हैं, तो वहाँ से ज़्यादा गुंजाइश होती है प्रश्न पूछे जाने की। और अगर मैं इस बार की जो पीजीटी और टीजीटी की बात करूं, तो यूजीसी नेट के 5-6 प्रश्न एकदम वहीं से उठा के दिया गया है, अगर आप देख लें, क्योंकि मैंने तो जितना भी पेपर है यूजीसी नेट का सारा सॉल्व किया है, तो मुझे पता है कि प्रश्न कहाँ से और किस तरह के उठाए गए हैं। तो मैं ऐसे प्रश्न नहीं करा रही हूँ, क्योंकि मैं 3 बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है एग्ज़ाम का लेवल और प्रश्न पूछने का जो तरीका है नेट का, तो वहाँ से मैं बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। तो चलिए बिना विलम्ब के चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ, और आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि जितना भी मैं वीडियो डाली हूँ अभी तक और मैं करा रही हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम दृष्टिकोण से। तो चलिए चलते हैं। आज पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए ये संस्मरण और रेखा चित्र से प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपका 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अगर हम यहाँ से देख लेंगे तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए हम लोग से बन जाएगा, तो ये आपको रख के चलना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सन 42 के संस्मरण,
ये नाम है, ध्यान रखना है। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो ये कृति है श्री राम शर्मा जी का। ठीक है, तो देख लेते हैं। सन 42 के संस्मरण के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। इनके अन्य संस्मरण हैं वे जीते कैसे हैं तथा बोलती प्रतिमा। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संस्मरण आधुनिक काल की विधा है। हिंदी संस्मरण को विकास की दिशा में बढ़ाने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन हैं? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें मील के पत्थर के रूप में साबित हुई है। देवेंद्र सत्यार्थी का क्या गौरी का सांवरी, क्या गौरी क्या सांवरी तथा रेखाएं बोल उठी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का भूले हुए चेहरे तथा माटी हो गई सोना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो है ना माटी हो गई सोना कई बार पूछी जाती है। तो अब बोलिए कि आपका कहीं से भी प्रश्न पूछे यहाँ से तो आपका बनेगा या नहीं बनेगा, खुद इस बात पे गौर करिए। चलिए इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कृष्णा सोपती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है तो कौन सा है? तो हम हसमत सॉरी उपन्यास का नाम आ जाता है। तो हम हसमत जो है ये 1977 की संस्मरण है कृष्णा सोपती का। चलिए देख लेते हैं। तो कृष्णा सोपती अपनी संयमित अभिव्यक्ति और साफ सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी है। हम हसमत उनके द्वारा कृत संस्मरण विधा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए, कृष्णा सोपती की अन्य कृतियों में शामिल है सूरजमुखी अंधेरे के 1972 है, ये उपन्यास है इनका। दिलो दानिश जिंदगी नामा काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, 1979 का है। ए लड़की, समय सरगम 2000 का, मित्रों मरजानी 1966 का, जैसे मेहरबान सिंह सभी उपन्यास हैं इनके। और बादलों के घेरे में डार से बिछुड़ी दोनों कहानी संग्रह है। बादलों के घेरे में काफ़ी प्रसिद्ध है, 1980 का है ये। अब पूछा जाता है यारों के यार, 3 पहाड़, ये यात्रा विवरण है। और अन्य को देखते हैं कि अजीत कुमार और ओमकारनाथ श्रीवास्तव का जो संस्मरण है वो है बच्चन टिकट से 1968 का है। काका कालेलकर का संस्मरण है गांधी संस्मरण और विचार, ध्यान रखना है 1968 का है। रामधारी सिंह दिनकर का संस्मरण एवं श्रद्धांजलियाँ 1969 का है। और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है अंतिम अध्याय, देख लीजिए 1972 का है। कमलेश्वर का है मेरा हमदम मेरा दोस्त, काफ़ी प्रसिद्ध है ये, और ये 1975 का है। विष्णु प्रभाकर का है यादों का तीर्थ यात्रा 1981 का। तथा भीमसेन त्यागी का है आदमी से आदमी तक, ये प्रमुख संस्मरण है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। कुछ बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। हालांकि ये उपन्यास की श्रेणी में आता है, लेकिन इसे संस्मरण ही समझना चाहिए। ये कवि वचन सुधा में 1976 में प्रकाशित एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती प्रथम मौलिक कृति है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी साहित्य का पहला अधूरा मौलिक उपन्यास माना जाता है। परंतु इसके नाम से यह प्रतीत होता है कि यह कहानी है, आत्मकथा है या संस्मरण है। इसके पश्चात अंशों द्वारा यह प्रमाणित होता है कि यह अर्ध आत्मकथा है। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने इसे भारतेंदु के निबंध में संकलित किया है। तो डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल जी ने इसे क्या किया है? निबंधों में संकलित किया है। बाबू राधा कृष्ण दास ने भी भारतेंदु के कथा साहित्य में इसका परिचय देते हुए कहा है कि उन्होंने स्वयं एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था। उसका नाम था एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती उपन्यास ना होकर यह एक संस्मरण मात्र है। तो ये उनका कोटेशन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए देखते हैं। और प्रेम घन का जो है ये देख लीजिए, उनका पत्रिका है आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका है 1881 में। और नागरी नीरज जो है ये 1891 में। तो ये इनके 2 प्रमुख पत्रिका है, तो ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? तो ये जो है ये संस्मरण विधा में आते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक है तो कौन है, तो काशीनाथ सिंह है। ठीक है। और इनके अन्य पुस्तक देख लेते हैं। काशी काशी काफ़ी फेमस कृति है, ध्यान में रखना है। घर का जोगी जोगरा और कहानी उपखान, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। आगे है कि रेखाएं बोल उठी किसके हैं, तो ये देवेंद्र सत्यार्थी के रेखा चित्र हैं। तो रेखा चित्र अब आ गया ना, शायद नहीं, चलिए तो देख लेते हैं। तो ये रेखा चित्र पदम सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार, देखिए पदम सिंह शर्मा कमलेश इनका उपनाम है, ध्यान रखना है। प्राय प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखा चित्र लेखक है और प्रत्येक रेखा चित्र लेखक संस्मरण लेखक भी हैं। तो ये पदम सिंह शर्मा का इम्पोर्टेंट कोटेशन है, तो ध्यान रखना है। चलिए अन्य प्रश्न देख लेते हैं। अन्य है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है, तो वो है रेखाएं बोल उठी, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा है, तो माटी की मूर्ति हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। और अन्य इनके हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब 1950 का है। ठीक है, तो साथ साथ इसको भी ध्यान में रखना है। देखिए पूछ ही लिया गया, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, तो ये जो है ये रेखा चित्र है, तो डी ऑप्शन है क्योंकि इसमें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल तारा की विधा है, तो लाल तारा जो है ये एक रेखा चित्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है, तो माटी की मूर्ति जो है वो रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्ति के लेखक कौन है, तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न है बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं, तो कौन से हैं, तो ये रेखा चित्र और सेतुबंध, तो ये दोनों हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। और इनके बारे में और अन्य देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं ये। तो रेखा चित्र और सेतुबंध जो हैं, सेतुबंध ये बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी इस बात को मानते हैं कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक A.G. गार्डनियर ने अच्छा रेखा चित्र का शायद ही कोई हुआ है। गार्डनियर ने जो रेखा चित्र बनाए हैं उनमें कहीं भी अपनी छाया नहीं पड़ने दी है। उनमें जितने रंग हैं वे सब चरित्र नायक के हैं, तो ध्यान रखना है। और चलिए अन्य देख लेते हैं, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा कोटेशन है। संस्मरण रेखा चित्र और आत्मचरित इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक ही सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है इसका निर्णय करना कठिन है। तो ये बनारसीदास चतुर्वेदी का मानना था। और सन 1912 में चतुर्वेदी जी का पहला रेखा चित्र मर्यादा में औरंगजेब नाम से प्रकाशित हुआ था। औरंगजेब जो पहला रेखा चित्र था इनका मर्यादा में प्रकाशित हुआ था। वे मानते हैं कि उन्होंने लगभग 125 रेखा चित्र लिखे होंगे, किंतु इस पुस्तक में कुल 40 रेखा चित्र प्रकाशित हुए हैं। कौन सा, तो औरंगजेब। और विश्व की विभूतियां भी चतुर्वेदी जी का संस्मरणात्मक लेख संग्रह है। प्रारंभ में इसे सेतुबंध नाम से प्रकाशित किया जाता था। तो अभी देखा हमने कि सेतुबंध इनका एक क्या है, रेखा चित्र है, जो पहले विश्व की विभूतियां के नाम से प्रकाशित होता था, तो ये ध्यान में रखना है। किंतु द्वितीय संस्करण में इसका नाम विश्व की विभूतियां, अच्छा बाद में पहले ये सेतुबंध के नाम से जाना जाता था, बाद में विश्व की विभूतियां के नाम से जाना जाता है। चतुर्वेदी जी का अन्य ग्रंथ है हमारे आराध्य। इस ग्रंथ में 17 महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया गया है। इसी प्रकार विश्व की विभूतियों में 15 संस्मरण हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और सभी विदेशी हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमिट रेखाएं संस्मरण रेखा चित्र है, तो ये किसके हैं, और ये एस्टेट में पूछी गई थी। इस बार ये प्रश्न एस्टेट में पूछी गई थी क्योंकि मैं खुद बैठी थी उसमें। तो ये सत्यवती मलिक का है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अमिट रेखाएं जो है ये 1951 का सत्यवती मलिक का संस्मरण रेखा चित्र है। विष्णु प्रभाकर के रेखा चित्र हैं।
जाने अनजाने कुछ शब्द कुछ रेखाएं और हंसते निर्झर दहकती भट्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है रेखाएं बोल उठी, और शिव पूजन सहाय का रेखा चित्र है वे दिन और वे लोग, और नहीं है वे दिन और वे लोग। चलिए अगला है महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। हालांकि अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं पथ के साथ ही, तो उपयुक्त सभी होगा। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र साहित्य की श्रीवृद्धि में महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतीत के चलचित्र इनका डेट आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्म में लगाने आते हैं। तो 1941 का है। स्मृति की रेखाएं 1947 का, पथ का साथ ही 1956 का, स्मारिका 1971 का, और मेरा परिवार 1972 का है। और उनकी उल्लेखनीय रेखा चित्र संग्रह हैं ये। यद्यपि महादेवी वर्मा की रचनाओं की विधा के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए उत्तर कुंजी में इसका जो है ना बी ऑप्शन माना है, ठीक है, बी कौन सा, तो पथ के साथ ही, ठीक है, लेकिन डी होगा, ठीक है, क्योंकि सभी एक तरह से रेखा चित्र में ही माने जाते हैं, क्योंकि रेखा चित्र और संस्मरणात्मक जो है मिलता जुलता है, इसीलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना रेखा चित्र है, तो कौन सी है, तो ये है पथ के साथ ही, ठीक है। अगला है कि स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार कौन है, तो ये महादेवी वर्मा जी है। देख रहे हैं यहाँ पे रेखांकन दिया है ना, यहाँ पे देख लीजिए रेखांकन दिया है, और अलग अलग प्रश्न देख लीजिए पूछने का क्या तरीका है। अगला प्रश्न देखते हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण है, नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो कौन इसमें नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त का भी है, रविन्द्रनाथ ठाकुर भी हैं, सूर्यकांत निराला प्रसाद इत्यादि भी हैं, ये नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे दिया ही है। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण पथ के साथी में अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण प्रस्तुत किया है। पथ के साथी में रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त के उत्कृष्ट इसमें संस्मरणात्मक है, संस्मरण है, तो ध्यान रखना है कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं, तो कौन है, तो वो है मेरा परिवार, ठीक है। इसमें तरह तरह के पशु पक्षियों का चित्र उन्होंने उकेरा है, और 1972 की ये रचना है, ठीक है, जिसमें पशु पक्षियों का चित्र है। और एक आपका जो एनसीईआरटी में और आपका एससीईआरटी में लगा है सोना नाम से वो रेखा चित्र, वो इसी में संकलित है, तो ध्यान रखना है। तो पथ के साथ ही 1956 में उन्होंने समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन इसमें किया है, जो भी देखा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है, तो अतीत के चलचित्र हैं, पथ के साथी हैं, स्मृति की रेखा है, मंटो मेरा दुश्मन नहीं है क्योंकि उपेंद्रनाथ अश्क जी का है। और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे उपेंद्रनाथ अश्क का है। और इनका अन्य संस्मरण है बेदी मेरा हमदम मेरा दोस्त, ठीक है, बेदी एक अलग है और मेरा हमदम मेरा दोस्त है। और उपेंद्रनाथ अश्क के रेखा चित्र हैं रेखाएं और चित्र, ये 1955 का है। अश्क ने चेहरे अनेक 5 भाग, ये 1977 से 78 तक अपनी जीवन कथा इसमें प्रस्तुत की है, तो अश्क ने चेहरे अनेक, तो ध्यान रखना है। निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, तो कौन सी नहीं है, तो ये कठगुलाब नहीं होगा, क्योंकि मृदुला गर्ग का उपन्यास है, बाकी बात ये सभी होंगे, ठीक है। देख लेते हैं, तो ये मृदुला गर्ग का जो है उपन्यास है। कठगुलाब 1993 का है, जबकि छन बोले कन मुस्काए
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है और पुरानी स्मृतियाँ प्रकाश चंद्र गुप्त का है। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि महादेवी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो अनुमोदन का अंत भी है इनका, इधर उधर की बातें हैं, सभा की सभ्यता नहीं है, ये नहीं है। बाकी विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, ये सभी है नहीं। इधर उधर की बातें नहीं होगा, सॉरी, सभा की सभा होगा, इधर उधर की बातें इनका नहीं है। देख लेते हैं। अनुमोदन का अंत जो कि फरवरी 1905 की है। सभा की सभ्यता अप्रैल 1907 की है। विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर जनवरी 1918 का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण है ये, जबकि इधर उधर की बातें जो है ये राम कुमार खेमका का संस्मरण है जो कि 1918 का है, तो ध्यान रखना है इसे। और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इधर का भारत का नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो ज्योति विहाग नहीं है, ठीक है, बाकी बात ये सभी हैं। पद्म पराग जो है पद्म सिंह शर्मा का है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी का है। और ज्योति विहाग जो है ये शांति प्रिय द्विवेदी जी का है। शांति प्रिय द्विवेदी तथा सुमित्रा नंद पर लिखी गई ये आलोचनात्मक पुस्तक है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है, तो क्या है बोलती प्रतिमा? तो ये है संस्मरण नहीं, रेखा चित्र होगा, संस्मरण नहीं होगा। ये 1937 के नाम से प्रकाशित हुआ है बोलती प्रतिमा, और उनका एक रेखा चित्र है जंगल के जीव। वर्ष 1936-37 से हिंदी रेखा चित्र में विकास की रेखाएं क्रमिक रूप से मिलने लगती है, तो ये इसके विकास के बारे में है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो कौन है? तो ये श्री राम शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है कि जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? तो कौन है? श्री राम शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? तो श्री राम शर्मा जी हैं। देख लीजिए, एक प्रश्न को कितना एग्जामों में पूछा गया, अलग अलग एग्जामों में। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? तो ये है पद्म पराग, ठीक है। चलिए, अब रिपोर्टार्ज में आते हैं और रिपोर्टार्ज से देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो हिंदी में रिपोर्टार्ज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो ये हुआ था प्रसादोत्तर युग या छायावदोत्तर युग में, तो ध्यान रखना है। देख लेते हैं यहाँ पे। और प्रथम जो रिपोर्टार्ज है वो शिवदान सिंह चौहान की लक्ष्मीपुरा, जो कि दिसंबर 1938 की रचना है। और हंस के समाचार और विचार तथा अपना देश स्तंभों के अंतर्गत भी उनकी इस शैली की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई है, जिनमें मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई विशेष रूपेण उल्लेखनीय है, ध्यान रखना है। छायावाद का काल 1918 से 1938 यानी कि 36 आप समझिए तक माना जाता है। तत्पश्चात छायावदोत्तर युग प्रारंभ होता है और इसीलिए यहाँ से रिपोर्टार्ज का प्रारंभ होता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि नवीन रिपोर्टार्ज की परंपरा किस रचना से प्रारंभ या आरंभ होती है? तो ये लक्ष्मीपुरा है शिवदान सिंह चौहान जी का। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो ये रिपोर्टार्ज है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टार्ज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था? तो ये शिवदान सिंह चौहान को प्राप्त था। अगला है कि अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो यह एक रिपोर्टार्ज है। प्रकाश क्या है, गुप्त होगा शायद। तो ये जो हाँ प्रकाश चंद्र गुप्त है, मैं नाम भूल रही थी। और इनके अन्य है स्वराज्य भवन और बंगाल का काल, इनके अन्य प्रमुख रिपोर्टार्ज हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। रिपोर्टार्ज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या पता बहुत सरल भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला है कि अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टार्ज के लेखक कौन है? तो ये हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है कि बंगाल का अकाल रिपोर्टार्ज के लेखक कौन है?
तो बंगाल का अकाल जो है ये रांगे राघव शायद होंगे, तो नहीं, प्रकाश चंद्र गुप्त ही होंगे बंगाल का अकाल। तो देख लीजिए, तो इनमें कोई नहीं है, ठीक है, तो कोई नहीं है, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं क्योंकि रिपोर्टाज भी था है। चलिए देख लेते हैं। बंगाल का अकाल जो है ये है, रिपोर्टाज के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, और गुप्त जी का बंगाल का अकाल शीर्षक जो है रिपोर्टाज पर लिखे गए रिपोर्टाजों के बीच महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता है इसमें। और डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा जो है रूपाव में, रूपाव जो पत्रिका है, सुमित्रानंदन पंत संपादक रह चुके हैं इसके, और ये दिसंबर 1938 में इसमें हिंदी का पहला रिपोर्टाज होने का श्रेय प्राप्त हुआ था। और रांगे राघव ने सन 1942 में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा के कुछ सशक्त रिपोर्टाज लिखे जो बाद में तूफानों के बीच, ठीक है, तो बंगाल का जब अकाल पड़ा था तो ये रांगे राघव का महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है, तो ध्यान में रखना, पूछी जाती है नाम से सॉरी। और पुस्तकाकार में प्रकाशित हुआ। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा वेदों की खोज 1927 का ये रिपोर्टाज है, पहला रिपोर्टाज होने का गौरव प्राप्त है ये। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि ओम प्रकाश सिंघल और अन्य आलोचकों ने हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का कहीं उल्लेख नहीं किया है। तो ये कुछ मिल जाते हैं विवादास्पद कुछ बातें, ध्यान नहीं रखना है इसको क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में ये नहीं पूछे जाते हैं। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? तो यहाँ भी देखिए नहीं दिया गया है, तो इसमें भी कोई नहीं होगा, प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो ये रांगे राघव हैं, और बंगाल के अकाल में, बंगाल का जो अकाल पड़ा था उसमें ये है। 1941 में बंगाल के भीषण अकाल की काली छाया को रांगे राघव ने रिपोर्टाज के माध्यम से सशक्त शैली में व्यक्त किया है। यह रिपोर्टाज तूफानों के बीच शीर्षक से हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। तो हंस पत्रिका आपको ध्यान में रख रहा है, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा 1930 ईस्वी में ये निकाली जाती थी। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तो ये एक रिपोर्टाज है। अन्य देख लेते हैं। प्लॉट का मोर्चा रिपोर्टाज काफी प्रसिद्ध है, इसके लेखक कौन है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह है। और अन्य देख लेते हैं। शरण जल धन जल, नेपाली कांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व जो है फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे रिपोर्टाज है। शिव सागर मिश्र के रिपोर्टाज 1965 में लड़े गए भारत पाक युद्ध को आधार बनाकर लिखे गए हैं। और धर्मवीर भारती ने सितंबर 1971 में मुक्ति वाहिनी के साथ बांग्लादेश की यात्रा की थी। इस वर्ष भारतीय थल सेना के साथ वे भारत पाक युद्ध के मोर्चे पर भी गए थे। इन दोनों की रोमांचक घटनाओं पर आधारित रिपोर्टाजों को उन्होंने युद्ध यात्रा में संकलित किया है। इसके पहले ये रिपोर्टाज धर्म युग में प्रकाशित होते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखते हैं। प्लॉट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत क्या है? तो ये एक रिपोर्टाज है, ठीक है। अगला है कि विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? तो ये रिपोर्टाज साहित्य में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कुछ अन्य देख लेते हैं। खून के छींटे जो है भगवत शरण उपाध्याय का रिपोर्टाज है। एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। पेरिस के नोट्स राम कुमार के हैं। धरती के लिए कैलाश नारद के हैं। प्राग्ञ एक स्वप्न निर्मल वर्मा जी का है। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? सती कुमार का है। और अन्य देख लेते हैं। इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15-20 वर्षों की देन है? तो ये है रिपोर्टाज और फीचर लेखन का, ठीक है। अब देखते हैं इंटरव्यू पे आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न इंटरव्यू से, जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? तो ये नंद कुमार कोहली जी हैं। और ये प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है।
देख लेते हैं। नई धारा पत्रिका में हम इनसे मिले शीर्षक से एक स्तंभ ही आरंभ कर दिया गया, जिनमें नंद कुमार कोहली का जैनेंद्र जी के साथ कुछ क्षण नामक इंटरव्यू छपा था। प्रभाकर माचवे ने 1938 में जैनेंद्र कुमार का इंटरव्यू लिखा था, जो जैनेंद्र के विचार नामक पुस्तक में छपा था। 1952 में डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने कमलेश कृत क्या लिखे थे कि मैं इनसे मिला में 18 कवियों, कथाकारों तथा आलोचकों की भेंट वार्ताएं संकलित है इसमें। इसके प्रथम भाग में गुलाब राय, राम नरेश त्रिपाठी, सुदर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लक्ष्मी नारायण मिश्र, महादेवी वर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन नग्गे तथा द्वितीय भाग में इंद्र विद्या वाचस्पति राय, कृष्णदास, कितना बड़ा नाम है, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, जैनेंद्र कुमार, यशपाल, दिनेश नंदनी, डालमिया, डॉक्टर नगेंद्र, रामेश्वर शुक्लांचल, प्रभाकर माचवे तथा विष्णु प्रभाकर से ली गई भेंट वार्ताएं इसमें प्रस्तुत है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें एक ही प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, तो इंटरव्यू से प्रश्न उतना नहीं आए पूछे जाते हैं, तो अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, बाकी नहीं उतना पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है यात्रा वृत्तांत, तो और देख लेते हैं इससे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो ये लिखी है सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु की यात्रा वृत्त संबंधी रचना है सरयू पार की यात्रा, मेहंदा वन की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। ये काफी उल्लेखनीय, ध्यान रखना है। उनकी यात्रा वृत्त रचनाएं कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी 1871 से 1879 ईस्वी तक के अंकों में प्रकाशित होती थी। गया का जो यात्रा है ये बाल कृष्ण भट्ट का यात्रा वृत्त है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? तो ये है ज्योतिपुंज हिमालय। देख लेते हैं ज्योतिपुंज हिमालय जो कि 1982 का है। राह चलते चलते 1985, हिम शिखरों की छाया में 1988, हम सफर मिलते रहे 1996, आकाश एक है 1998, संपूर्ण यात्रा वृत्त 1999। अगला प्रश्न है कि हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं, तो कौन है? तो भगवान दास वर्मा जी नहीं, लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। ठीक है, तो हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। इनकी अन्य यात्रा वृत्तांत जो है वो सितंबर 1915 में इंदू में छपा है। ठीक है, भगवान दास वर्मा का यात्रा वृत्तांत है लंदन की लंदन का यात्री। यशपाल जैन की है यूरोप यात्रा के संस्मरण, तो ध्यान रखना है संस्मरण है लेकिन ये यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है लंका यात्रा का विवरण, तो यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो ये जो हैं ये गोपाल राय गहमरी हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं, तो ये 1916 का है। ठीक है, गोपाल राम गहमरी का। अन्य अगला प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं न्यायावार के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं, तो राहुल संस्कृतायन जी होंगे और ये महत्वपूर्ण है, तो देख लेते हैं। उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष 1933, मेरी यूरोप यात्रा 1935, मेरी तिब्बत यात्रा ये काफ़ी प्रसिद्ध है, पूछी जाती है। 1937 घुमक्कर शास्त्र, श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, जापान की यात्रा आदि यात्रा वृत्तांत। तो ये सभी जो भाषा थी, चाहे वो कोई भी भाषा हो, वे विद्वान इंसान थे राहुल संस्कृतायन जी, और देख सकते हैं कि कितने ही इन्होंने यात्राएं की है और काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घुमक्कर शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं, तो ये हैं राहुल संस्कृतायन जी, और इन्होंने जब तिब्बत की यात्रा की थी तो एक भिखमंगे के रूप में किया था, तो वो आपके एनसीईआरटी में भी लगा हुआ है।
चलिए अगला प्रश्न है, घुमक्कर शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो ये राहुल संस्कृत्यायन है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, तो ये अज्ञे की है, यात्रावृत्त है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, अज्ञे का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, तो ये यात्रा साहित्य है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अरे यायावर रहेगा याद कृषि किसकी कृति है, तो ये अज्ञे की है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक हैं, तो ये अज्ञे हैं। एक बूंद सहसा उछली की रचनाकार विधा है, तो ये है यात्रावृत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है, तो ये अज्ञे द्वारा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है, तो ये है पैरों में पंख बांधकर 1952 की ये रचना है, तो ध्यान रखना है ये इनका यात्रा वृत्त है। और इनकी दूसरी यात्रा वृत्त है उड़ते चलो 1954 में लिखी गई है। आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है, तो ये मोहन राकेश का यात्रा वृत्त है, ठीक है। और जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। यात्रा से लौटते हुए यह लिख डाली थी। अमृत राय की प्रमुख कृतियां हैं साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह रंग, लाल धरती, नई समीक्षा, नागफनी का देश काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हाथी के दांत, अग्निशिखा, फांसी के तख्ते से, कस्बे का एक दिन, गिल्ली मिट्टी, कटघरे, जंगले, सहचिंतन, भटियानी, बतरस, चतुरंग, सारस और धुआं। तो ये अन्य भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कि गद्य, काव्य एवं व्यंग्य से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और आज जो है ये विधाएं सारे समाप्त होने वाली है, और मैं जो अब शुरू करवाने वाली हूँ वो सभी विधाओं से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, जो कि मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आज मैं यहाँ से पूरे करवा दूँगी। देखते हैं, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है, तो ये राय कृष्ण दास जी का है। देख लेते हैं। राय कृष्ण दास जो है कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र के समकालीन कहानीकार थे ये। और साधना 1919 का है, अनाख्या 1929 का है, सुधांशु 1929 का है, प्रवाल 1929 का है, आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हस्तगत कर दिया गया था। चित्रकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी लिखित भारत की चित्रकला और भारतीय मूर्तिकला अपने विषय के मौलिक ग्रंथ रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है, तो क्या है, तो कुछ चंदन के, कुछ कपूर के, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो ये हरिशंकर परसाई जी हैं। और इनमें 26 व्यंग्य जो है कृतियां शामिल है निठल्ले की डायरी में, तो ध्यान रखना है, जिसमें समाज में फैले भ्रष्टाचार, दिखावा, अफसरशाही आदि को इन्होंने यहाँ पे किया है, व्यंग्य किया है। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं, तो हरिशंकर परसाई जी हैं। और इनके देख लेते हैं, कबीरा खरा बाजार में, ये 1981 का है। तुलसीदास चंदन घिसे इनकी व्यंग्यात्मक कृति है, निबंध है, तो ध्यान रखना है। और अन्य देख लेते हैं, हरिशंकर परसाई की रचनाओं में मौलाना का लड़का, राग विराग, सदाचार का ताबीज, भोला राम का जीव, मुंडन, एक तृप्त आदमी की कहानी, मैं हूँ तोता, प्रेम का मारा और सत्य साधक मंडल आदि कहानियाँ व्यंग्यपरक है। इन कहानियों में यदि एक और राजनीतिक और शासन तंत्र की विकृतियों एवं कार्य पद्धतियों की आलोचना की गई है, तो दूसरी ओर साधारण आदमी की यातनाओं और महत्वाकांक्षा का शून्य मानसिकता के निर्माण की विडंबना को भी रेखांकित उन्होंने किया है। अगला है कि भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं,
तो हरिशंकर परसाई, और ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो ये एक व्यंग्यात्मक कहानी के तौर पे आती है। भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? तो ये हरिशंकर परसाई जी का है। अगला है कि देख लीजिए, वैष्णो की फिसलन है ठुठुरता हुआ गणतंत्र 1970 का विकलांग श्रद्धा का दौर, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगला है कि हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या था? तो ये था पाठकों को वास्तविकता के प्रति उनकी आंखें खोलना, तो ये उनका लक्ष्य था लिखने का। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो नेताजी कहीं नहीं है, क्योंकि ये जो है ये है मनोहर श्याम जोशी जी का व्यंग्यात्मक रचना। अगला है कि नेताजी कहीं के लेखक हैं? तो ये है मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहीं के रचनाकार कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये रचना, तो ध्यान रखना है आपको। अगला है कि इनमें से व्यंग क्या नहीं है, कौन नहीं है? तो अज्ञे नहीं होंगे, बाकी ये तीनों होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लीजिए परसाई जी के व्यंग, वैष्णो की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, जबकि रविंद्रनाथ त्यागी का प्रमुख व्यंग रचनाएं उर्दू हिंदी हास्य व्यंग, बसंत से पतझड़ तक, ये इंपॉर्टेंट है, भाद्रपद की सांझ, एक फाइल का सफर, पूरब खिले पलाश, तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? तो कौन है? बेढप बनारसी भी होंगे और उग्र जी भी होंगे, तो सी और डी दोनों होगा, तो सबको बोनस अंक इसमें दिया गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, पांडे विचन शर्मा उग्र की कहानी है चॉकलेट, जिसकी प्रशंसा स्वयं महात्मा गांधी ने भी की थी। छपी तो हिंदी के तथाकथित प्रौढ़ आलोचकों ने उग्र साहित्य को क्या कह दिया? घासलेटी साहित्य कह दिया, ठीक है। और निराला और उग्र की रचनाओं में गद्य और पद्य दोनों में व्यंग उपस्थित हैं। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकोड़ी, बाप तुम मुर्गी खाते यदि आदि, तथा उग्र जी की अपनी खबर 1960 की है। हालांकि ये एक आत्मकथा की शैली में आती है, अपनी खबर आत्मकथात्मक है लेकिन व्यंग्यात्मक भी है इसमें। तो संकलित हास्य व्यंग और जेल में क्या क्या है शीर्षक कविता में व्यंग की यह उपस्थिति देखी जा सकती है। और कौशिक जी के देख लेते हैं, दुबे जी की चिट्ठियाँ, हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना, कंट्रोल कीर्तन, भुवनेश्वर के व्यंग नाटक, तांबे के कीड़े, भगवती चरण वर्मा की व्यंग कथाएं, दो बांके, प्रेमचंद्र की कहानी, कफन और नशा, यशपाल की महादान, अमृतलाल नागर की देश सेवा, शाह मंदिरों की आदि रचनाएं हैं, तो ध्यान रखना है। और ये इतना ही है आज, ठीक है। तो हम लोगों ने कई विधाओं पे आज प्रश्न देखा, तो मैं इसके आगे जो मैं करवाने वाली हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रचना और रचनाकार जितने भी इम्पोर्टेंट है ये सारे मैं आपको करवाने वाली हूँ, तो बने रहें मेरे साथ। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, ठीक है, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब भी करने का आपका कर्तव्य है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, तो बिना स्किप के पूरी वीडियो को देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको इस वीडियो से, क्योंकि इसमें मैंने सभी जितने भी विधाएं थी मैंने सभी से प्रश्न करवा चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब विधाएं जितनी विधाएं थी जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने सारा करवा चुका है। और अब मैं करवाने वाली हूँ रचना और रचनाकार और फिर काव्यशास्त्र, जितने भी भारतीय और पाश्चात्य और जितने भी चाहे वो अलंकार हो, छंद हो, सारे मैं करवाऊँगी। तो एग्ज़ाम तक पूरी मैं कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, बने रहे मेरे साथ।